पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब डेलिब्रेटली अदालती प्रोसेस को अवॉइड कर रहे हैं, तो उनके लिए इश्तिहारात पब्लिश किए जाएँ अखबारात में, और ये इश्तिहारी करने का जो प्रोसेस है बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी शुरू हो गया। इससे पहले एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी डिक्लेयर किया था, और तोशाखाना रेफरेंस में ही एहतसाब अदालत ने उनके असासे जब्त करने, कुर्की करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अब ये इश्तिहारी होने का प्रोसेस होता किस तरह से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं हुकूमत इस पर अमल दरामद किस तरह करेगी, प्रोग्राम में आगे चल के इस हवाले से बात करेंगे। ना सिर्फ ये, वो एक पूरा आपको नाज़रीन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पिछली दफ़ा इस्लामाबाद में आके बैठे 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचे अपना आज़ादी मार्च लेके। जी हाँ, आज़ादी मार्च 31 अक्टूबर 2019 को जब इस्लामाबाद पहुंचा था तो ये किसी की आज़ादी का परवाना लेके आया था। और आज जब हम बैठ के सारे दस्तावेजात देख रहे थे कि हुआ क्या, तो जिस तरह एक वैग द डॉग स्टोरी क्रिएट की जाती है कि इधर धरना चल रहा है, लोग सारे धरने के ऊपर बिजी हो गए, पीछे 7 तारीख को फिर एक शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से रिपोर्ट निकलती है, और फिर जैसे ही हुकूमत 12 तारीख को फैसला करती है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया जाएगा, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाया जाएगा, तो आज़ादी मार्च नवाज शरीफ की आज़ादी इंश्योर करके वहाँ से उठ जाता है। तो इस दफ़ा मौलाना साहब अभी की जो इतलात हैं कि मरियम बीबी से मिलने लाहौर में उनके घर तशरीफ़ लेके गए, वहाँ पे क्या मामलात होंगे, क्या मामला तय हो रहे हैं, क्या फिर किसी की आज़ादी इस दफ़ा मतलूब है, और क्या आज़ादी के बाद ये मामला तय पा जाएंगे। इससे बड़ा सवाल कि एहतजाजी तहरीक के लिए काफ़ी सारी फंडिंग चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ मस्टर कर रही हैं, ये भी एक सवाल है। क्या हुकूमत ने इस हवाले से अभी तक कोई मालूमात हासिल की हैं कि कौन कौन है जो कि इसको फ़ंड कर रहा है, और मौलाना साहब की क्या आज की जो डिस्कशन है कि उसमें ये भी मौजूद डिस्कशन तो नहीं था, या ये अलग मामला डिस्कस हुए कि कौन कितना फ़ंड इस पे देगा जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना एहतजाजी जलसे, जुलूस, रैलीज़ का सिलसिला शुरू करेगी। साथ साथ नाज़रीन, जो पाकिस्तान के इस वक्त सिक्योरिटी मामलात हैं वो इंतहाई सीरियस हैं, और आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने मोटरवे के ऊपर दोबारा से अपने फाइटर जेट्स की लैंडिंग टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। और अगर आपको याद हो कि जब फरवरी 27 का इशू हुआ था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, तो उससे पहले भी इस तरह की मशकें देखने में आई थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक दफ़ा फिर थ्रेट है, और जो एग्रेशन की थ्रेट है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से, उसके लिए दोबारा से तैयारियां हो रही हैं। आर्मी चीफ गिलगित बल्तिस्तान का उन्होंने दौरा किया, SCO की वहाँ पे नई फैसिलिटीज़ का उन्होंने आगाज़ भी किया, और इससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तमाम ट्रुप्स को कॉम्बैट रेडीनेस के हवाले से बता चुके हैं। इसके साथ साथ जब नेवी के मामला देखे जाते हैं तो आज PNS जफर में चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी थी, और एडमिरल अमजद न्याजी ने आज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का ओहदा बाकायदा तौर पर संभाल लिया, और एडमिरल जफर महमूद अब्बासी साहब आज रिटायर हुए। उन्होंने चंद अहम बातें भी आज बताई कि पाकिस्तान नेवी का फ्लीट कितना एक्सपैंड कर रहा है, 50 जहाज़ हैं वो कहाँ से आएंगे, और एक अच्छी खबर भी उन्होंने दी कि पाकिस्तान के जो एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन में गैस रिजर्व्स हैं, पोटेंशियल गैस रिजर्व्स, वो कितने, इस पे भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, मुशीर दाखिला और एहतसाब वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। बैरिस्टर साहब, पहले तो जानना चाहेंगे ये इश्तिहारी करने का जो प्रोसेस है ये होता क्या है, और क्या ये सिर्फ इश्तिहार इधर ही छपेंगे या लंदन में भी छपेंगे? देखें, पहली चीज़ तो ये कि इश्तिहारी का प्रोसेस ये होता है कि जब आपके तमाम बाकी जो तरीके हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं किसी को भी कंपेल करने के लिए कि अदालत में आके पेश हो अपने केस के सिलसिले में, तो फिर उसके बाद इश्तिहार छापा जाता है अखबार के ऊपर। पहले उसके घर के ऊपर नोटिस भेजा जाता है, जो कभी आपने देखा है कि अदालत ने खुद हाई कोर्ट ने ये पेन ली है और इंस्ट्रक्ट किया कि लंदन जाके सर्व करें। बड़ा मुश्किल होता है दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाके सर्व करना, विद इन जुरिस्डिक्शन हो तो पुलिस वाले जाके सर्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है किसी को इश्तिहारी करने के लिए कि आपने अखबार में इश्तिहार छापने हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि इश्तिहार छापे जाएँ जहाँ पे वो शख्स मौजूद हो या उसका लास्ट नोन एड्रेस हो। ये एक ऐसा केस है, देखिए तो नवाज शरीफ साहब तो एक नई तारीख रकम कर रहे हैं ना, कि ये पहला कॉन्विक्ट है जिसको बेल मिली, ये पहला कॉन्विक्ट है जो बेल मिलने के बाद फिर बग़ैर किसी बॉन्ड के पाकिस्तान से बाहर गया।
ये पहला कॉन्विक्ट है जो उसके बाद वो बैठ गया आराम से, और वो बिल्कुल ऐसे वहाँ बैठा हुआ है जैसे कोई वो शाही ख़ानदान का हिस्सा हो। और ये पहला कॉन्विक्ट है जिसको लाने के लिए अभी हम ये इतना बड़ा तरद्दुद करेंगे। तो उसके ऊपर अब ये हम इसको गौर कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे उसका लास्ट नोन एड्रेस है वहाँ पे भी इश्तिहार आना चाहिए। तो अभी उस प्रोसेस को देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के अखबारों में वो इश्तिहार आ सकता है। और पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, उसके इश्तिहारात अब लंदन के अखबारात में छपने की पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है अदालती अहकामात के बाद? देखिए, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म वाली बात बार बार दोहराई जाती है, तो क्या इस मुल्क के आइन के तहत जो एक जुडिशरी का चैप्टर है उसमें एक इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक लार्जर बेंच ने उस 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहा हुआ है, जिसको तमाम उम्र के लिए नाअहल किया हुआ है। किसी भी महज़ब, डेमोक्रेटिक और कानून के एहतराम करने वाले माशरे में, चाहे किसी शख्स का किसी ताल्लुक़ से भी, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, ऐसे शख्स को जो ताउम्र नाअहल करार दिया जा चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है वो सादिक और अमीन नहीं है, जिसको अदालतें सज़ा दे चुकी हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर कॉन्विक्ट कर चुकी हैं, उसको बार बार 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म कहना बाइस फ़ख्र नहीं, बाइस शर्म है। बाइस शर्म होना चाहिए बिल्कुल। और इसलिए भी होना चाहिए कि जब 1993 में पहली दफ़ा करप्शन के इल्ज़ामात पे हुकूमत इनकी फारिग की गई थी, अगर आप सुनना चाहेंगे तो गुलाम इसहाक खान साहब ने जो चार्जशीट पड़ी थी उसमें बाकायदा करप्शन के इल्ज़ामात थे। और आज भी जो चौधरी शुगर मिल, हुदैबिया पेपर मिल के मामलात हैं, रमज़ान शुगर मिल के, एवनफील्ड अपार्टमेंट, ये सारे उसी दौर के मामलात असासाजात बने हुए, जिसकी वजह से गुलाम इसहाक खान साहब ने इनकी हुकूमत को फारिग किया था। ऐसा ही है। और लेकिन हमारे निज़ाम ने, हमारी मुख्तलिफ कुव्वतों ने, हमारे लोगों ने, हमने बहैसियत कौम उन्हें फिर वज़ीर आज़म बनाया, हमने तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया। तो शर्म तो हमको बहैसियत कौम खुद नहीं आनी चाहिए कि हम हर दफ़ा डील दे के उन्हें भेज देते हैं और फिर हम उन्हें पोर्ट्रे करते हैं वो रेवोल्यूशनरी, लंदन से एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे। अरशद, आप तो खुद लॉ को बड़ा कवर करते रहे हैं, आपको पता होगा हमारा मुल्क वो मुल्क है जिसके कानून में एक चीज़ मौजूद होती थी, शुक्र है अब हमारे कानून में नहीं रही, हमारे जुडिशल प्रेसिडेंट्स रहे हैं, लॉ ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत। ये शख्स जो है नज़रिया ज़रूरत की पैदावार था, और वो जिस तरह से नहीं होता वो एक रोबोटिक फिल्म के अंदर के वो चीज़ ख़त्म, टर्मिनेटर्स को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन वो नज़रिया ज़रूरत के तहत दोबारा उभर पड़ता है। इस वक्त भी एक बड़ी भोंडी सी कोशिश नवाज़ शरीफ की तरफ से हो रही है और इसके हम नवाओं की तरफ से हो रही है कि वो नज़रिया ज़रूरत जिसको हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए जिसको ख़त्म कर चुकी है कि कोई नज़रिया, आइन सबसे सुप्रीम है, कानून की बालादस्ती है, नज़रिया ज़रूरत कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 90 की दहाई में, 80 की दहाई में, 60 में 200 केस था, उसके बाद के जो केसेस आए उनमें ये रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वंस फॉर ऑल जब अपना दामन साफ़ किया तो उसमें से नज़रिया ज़रूरत ख़त्म किया, और उसके साथ साथ नवाज़ शरीफ की ये जो बार बार पैदा होने की ख्वाहिश है वो भी ख़त्म हो गई। तो अब ये सही ला हासिल तो ज़रूर है, लेकिन इसमें कामयाबी कोई नहीं होनी। बाकी ये अगर आप बैठ के कोई बंदा, आप देखें ना, मैंने एक तो पहले भी मिसाल दी थी, मैं सादत हसन मंटो का वो नावल याद करता हूँ, टोबा टेक सिंह, कि पागल खाना एक दिखाया हुआ है जेल में, जिसमें एक बंदा है वो बस बार बार एक ही चीज़ दोहराता है, टोबा टेक सिंह, टोबा टेक सिंह, टोबा टेक सिंह। मुझे इनकी और इनकी साहबजादी की बातें उस पागल की बढ़ से ज़्यादा नहीं लगती कि बस कुछ भी हो तो टोबा टेक सिंह, टोबा टेक सिंह, साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म। भाई आप साबिक़ वज़ीर आज़म तो किस्सा पारीना है, यू आर कॉन्विक्ट, आप मुजरिम हैं। शहजाद अकबर साहब मंटो साहब का एक और नावल याद आ गया, कहानी याद आ गई, नया कानून, मंगू कोचवान। हर दफ़ा नया कानून आता है लेकिन बदलता कोई नहीं। एहतसाब का कानून भी आपने 1999 में आके बना दिया, लेकिन 1993 के जो करप्शन इल्ज़ाम आते हैं आज तक चल रहे हैं, और नया कानून और हम एहतसाब करेंगे, मंगू कोचवान। लेकिन गुलाम इसहाक खान साहब ने जब 1993 में नाज़रीन इनकी अकर खास की थी तो क्या इल्ज़ाम लगाए थे, आइए देखते हैं। By internal dissensions and frictions, persistent and scandalous horse trading for political gain and furtherance of personal interest, corrupt practices and inducements, in contravention of the Constitution and the law, and by failure to discharge substantive legislative functions. C. Corruption and nepotism in the federal government, its functionaries and authorities and agencies, statutory and other corporations, including banks working under supervision and control
and the holders of representative offices has reached such proportions that the orderly functioning of the government, in accordance with the provision of the Constitution, including the requirements of the oaths prescribed therein and the law, does no longer carry public faith and credibility. Authority, resources, and agencies of the government of the Federation. जी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपको लगा नहीं कि पाकिस्तानी अवाम भी बेचारे मंगू कोचवान है, जिसके साथ हर दफ़ा यही वाला हैंड होता है और फेंटा अवाम को ही पड़ता है, लेकिन जो करप्शन है वो रिकवर नहीं होती, चाहे आप नया कानून ही लेके आते रहे? देखिए, बात नए कानून की नहीं, नई लीडरशिप की है। जो इस पूरी दास्तान में जो चीज़ एक मुख्तलिफ है वो इस दफ़ा की लीडरशिप है। इमरान खान है जिनकी पूरी स्ट्रगल है करप्शन के ख़िलाफ़। तो जब तक मैं ये समझता हूँ जिनकी लीडरशिप के नीचे मैं काम कर रहा हूँ, वरना मैं बड़े आराम से अपनी कानून की प्रैक्टिस कर रहा था, बड़ा शरीफ आदमी था, अपनी सलाम की ज़िंदगी गुजार रहा था। जिस लीडरशिप के और उनकी नीयत के पीछे हम आगे खड़े हुए हैं कि फॉर वंस एंड ऑल ये जो एक म्यूज़िकल चेयर खड़ी हुई है, जहाँ पे लीडर, फिर उसका बच्चा लीडर, फिर उसका मतलब कुत्ता लीडर, उसका बिल्ला लीडर, हर बंदा उसके अंदर लीडर पैदा हुआ है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये कहाँ की जमहूरियत है कि घर के अंदर ही लीडरशिप घूमती फिर रही है किसी दूसरे बंदे को? मेरे ख्याल से बैरिस्टर साहब, माफ़ करिए, चीज़ें बदली नहीं हैं। अगर आप जनरल मुशर्रफ के साथ जो मुआहिदा हुआ था और उसमें आप देखें कि गारंटर्स कौन थे, और फिर उसके बाद हमने देखा सऊदी इंटेलिजेंस चीफ भी आए थे और मेरे ख्याल साथ एक और भी थे, लेबनान के हरीरी साहब थे, मेरा ख्याल साद हरीरी साहब थे, प्रिंस मुकरन और साद हरीरी, और उस वक्त भी ये मुआहिदा करके निकल गए थे। उस वक्त भी फॉरेन गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हुई थी और इस दफ़ा भी फॉरेन गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हुई हैं नवाज शरीफ साहब को यहाँ से निकालने के लिए। आपकी हुकूमत से उनके राब्ते हुए और ऐसी ही चीज़ें, और ये वज़ीर आज़म ने खुद कन्फर्म किया है। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म से जब हमने इस हवाले से पहली दफ़ा 1 जुलाई 2019 को पूछा, अब मैं आपको पूरी कहानी बताने लगा हूं कि नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे गए, आज़ादी मार्च का मौलाना फजल रहमान साहब का इसमें क्या किरदार था। और जब हमने 1 जुलाई 2019 को प्राइम मिनिस्टर साहब से स्पेसिफिक सवाल इस हवाले से किया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कोई सिफारिश नहीं चलेगी, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं कि ये किस जो अरब मुल्क से सिफारिश है, ये किस अरब मुल्क को लेटर लिखा? आप यकीन करें कि इन्होंने 2 को इन्होंने मैसेजेस भिजवाई, इनके बेटों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जी सिफारिश करें मेरे से कि इनको सऊदी किंग को नहीं मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने ये कहा मेरी तरफ उनको कि जी इनको कहें कि जी किसी तरह ये बाहर इनको भिजवा दें। और उन्होंने साथ ही मुझे ये कहा कि हमें पता है, आप पता है ये तो कंप्यूटर एज है, उनको सारा पता है मेरा। उन्होंने कहा सिफारिश आई है लेकिन हमें पता है, हम आप में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जी, कंप्यूटर एज है, हमें आपका पता है, आप बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा कंसिस्टेंटली कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। 3 जुलाई को वजीर आजम साहब ने खुद ये बात बताई एक जलसे में, क्या कहा, आइए देखते हैं। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके, मैंने आपसे जवाब लेना है। जिस मर्जी से सिफारिश कराएं, जिस मर्जी के गोडे दबाएं, ये दूसरी दफा वजीर आजम ने जुलाई के महीने में ही बात की। और जुलाई के महीने में ही तीसरी दफा वजीर आजम साहब ने गालिबन अमेरिका में ये बात की कि किसकी तरफ से क्या मैसेज आया था, क्या सिफारिश आई, आइए देखते हैं। मुझे बल्कि बाहर से भी सिफारिशें भिजवाई हैं, एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है। जी नाज़रीन, और फिर 1 साल बाद जब 27 अगस्त को हमने वजीर आजम साहब से पूछा कि अब तो बता दें, अब तो मियाँ साहब चले गए, मैं वो सीक्वेंस भी आता हूँ नाज़रीन, तो वजीर आजम ने इस हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। लास्ट ईयर जब आप अमेरिका के दौरे पे गए थे, वहाँ आपने खड़े होकर कहा था कि एक बादशाह ने भी सिफारिश की थी और कि नवाज शरीफ को जाने दो। वो बादशाह कौन थे और उसके अलावा किस किस ने सिफारिश की थी कि नवाज शरीफ को छोड़ दो? देखिए, वो इस वक्त कहना बुरा लगता है क्योंकि वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, आप मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उस वक्त था। देखें, इनके हैं तो सही, इनके कनेक्शन तो थे बाहर, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कोई कहा था, उन्होंने बड़े पोलाइटली कहा था। ये नहीं कहा था कि कोई ये अगर आप नहीं करेंगे तो ये होगा, उन्होंने बस कहा था कि जी हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन देखें, वो मेरे लिए कोई इशू नहीं था। अगर मुझे मेडिकल ओपिनियन ये ना कहता कि इनकी जान ख़तरे में है, मैं फिर कभी ना अलाउ करता। लेकिन मेडिकल ओपिनियन जब आना शुरू हुआ, उस वक्त हो क्या रहा था?
उस वक्त नाज़रीन एक आज़ादी मार्च था, आज़ादी मार्च चलना शुरू हुआ, क्योंकि वज़ीर आज़म तो एनआरओ देने के चक्कर में नहीं थे, उन्होंने बादशाहों को इनकार कर दिया था, जिनके ये गोडे गिट्टे दबा रहे थे उनको वज़ीर आज़म ने कहा कि जी मैं नहीं जाने दूंगा ऐसे। तो फिर आज़ादी मार्च आया इस्लामाबाद में और 31 अक्टूबर को माफ़ कीजिएगा, आज़ादी मार्च यहाँ पे पहुँचा। आज़ादी मार्च जब आके यहाँ पे बैठ गया तो 7 नवंबर को शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स वहाँ से खबरें आना शुरू हुई और फिर एक रिपोर्ट जनरेट होती है कि मियाँ साहब की हालत बहुत ख़राब है, प्लेटलेट्स बैठना शुरू हो गए। और अगले ही दिन मौलाना फजल रहमान साहब को ये पता लग गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुकूमत रिलीफ देने लगी है। अब मौलाना फजल रहमान साहब को ये अश्योरेंस किसने दी कि जनाब आप ये धरना जैसे ही उठाएंगे मियाँ साहब का नाम हम ECL से हटा देंगे। 8 तारीख को 8 नवंबर 7 तारीख को शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की रिपोर्ट आती है, 7 नवंबर को 8 नवंबर को मौलाना फजल रहमान साहब ये खुशखबरी बताते हैं नून लीग के फॉलोअर्स को कि जनाब हमारी आज़ादी मार्च का मकसद पूरा हो गया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को आज़ादी मिलने लगी है। आइए देखते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमारे इस आज़ादी मार्च की कामयाबी है कि हमारे हलीफों को अब हुकूमत रियायत देने पे आ गई हैं, कुछ थोड़ी सी पसपाई दिखा रही हैं हुकूमत और उनके इदारे। तो अगर आज़ादी मार्च से हमारे ही दोस्तों को कुछ रियायतें मिल रही हैं तो मैं तो उनको मुबारकबाद पेश करूँगा और इसको आज़ादी मार्च की एक जुज़वी कामयाबी सही लेकिन कामयाबी करार दूँगा। जी नाज़रीन, तो आज़ादी मार्च की ये जुज़वी कामयाबी थी। अब भी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त इतलात ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब मरियम बीबी से लाहौर में मुलाकात कर रहे हैं और जब ये वाली खुशखबरी और जुज़वी फतह का ऐलान किया मौलाना फजल रहमान साहब ने तो हुकूमती कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई, मेडिकल बोर्ड्स वगैरह भी बन गए और फिर 12 तारीख से पहले भी एक दिन आता है, उस पर भी बताऊँगा कि क्या कार्रवाई हुई। 12 तारीख को उस वक्त की इंफॉर्मेशन एडवाइज़र डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि काबीना ने 2-2 हाथ खड़े करके कौम को बताया कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब को हमने बाहर जाने की इजाजत दे दी है। आइए देखते हैं। अक्सरियत जो थी ऑलमोस्ट 85 to 90% वो हमायत में थे। मैंने 5% का इसलिए किया कि कुछ ने 2 दफा हाथ दोनों के साथ हाथ उठाया था तो मैंने अक्सरियत के साथ डाला और जिन्होंने 2 दफा हाथ उठाया प्राइम मिनिस्टर ने उनको बताया। प्राइम मिनिस्टर का बोर्ड जो था, प्राइम मिनिस्टर का हमेशा वो जमहूरियत पसंद है, जिधर अक्सरियत होती है वो उधर ही था। जी नाज़रीन, बादशाह को इनकार कर दिया। अब कंप्यूटर एज में जो वज़ीर आज़म ने खुद ही कहा था कि कंप्यूटर एज में पता होती हैं सारी चीज़ें, तो बीमारी को तो इनकार कर नहीं सकते थे। 12 तारीख को डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने यह बताया और 13 तारीख को मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना धरना आज़ादी मार्च के इख्तिताम का ऐलान किया फौरन एक दिन बाद। आइए देखते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जमानत पर रिहा हैं, इलाज में वो सहूलत मुल्क में वो सहूलत मुहैया नहीं है, मुल्क से बाहर जाना उनके लिए नागुज़ीर है और हुकूमत इंतहाई बदअखलाक़ी के साथ उनके बाहर जाने के सफ़र को रोक रही है। इसलिए हमारी मुकम्मल हमदर्दी मियां नवाज शरीफ साहब, उनके ख़ानदान और उनकी जमात के साथ है। जी नाज़रीन, और फिर आज़ादी मार्च का उस दिन इख्तिताम हो गया और फिर हमने वो मनाजिर देखे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कतर एयरवेज़ की एक स्पेशल जहाज़ में बैठे और यहाँ से चले गए। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपके भी दस्तखत थे ECL से नाम हटाने के लिए, तो मौलाना के साथ जो कमिटमेंट्स हो रही थी या उसके बैकग्राउंड में यही वाली चीज़ें चल रही थी जिस वजह से ECL से नाम हटाना पड़ा? देखिए अर्शद, मैं बैकग्राउंड की तो चीज़ें मुझे नहीं, मेरे इल्म में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब इनको ECL से हटाने का मामला आया, देखिए बेल उनको मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर और स्पेसिफिक मिली 6 हफ्तों के लिए इलाज कराने के लिए, उसमें बाहर जाने का कोई नहीं था। इन्होंने अप्लाई किया कि ये बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो एक बड़ा ब्रॉडर मेडिकल बोर्ड था जिसमें आपको पता डॉक्टर शमसी हैं कराची, लाहौर कराची वाले, वो भी सुबह 10 बजे आप लोग बैठे और रात 11 बजे आप लोग उठे। उस मेडिकल बोर्ड ने ये कहा कि इनकी हालत इंतहाई ख़राब है और इन्हें मुल्क से बाहर जाना इलाज के लिए बड़ा ज़रूरी है।
उस मेडिकल बोर्ड के बाद जब ये चीज़ हमारी ECL की कमेटी के पास आई, जिसमें लॉ मिनिस्टर उसकी सरबराही कर रहे हैं, मैं भी उसका मेंबर हूँ और इंटीरियर मिनिस्टर, हमने इस कमेटी को एक पूरे प्रोसेस के तहत चलाया। इस कमेटी के अंदर इनके वकला को भी बुलाया, बोर्ड मेडिकल बोर्ड पंजाब के होम डिपार्टमेंट मेडिकल बोर्ड को बुलाया। मेडिकल बोर्ड के जो सरबराह थे, मुझे उनका नाम भूल गया, जो डॉक्टर हैं, वो सिम्स के हेड हैं, उनको बुलाया, उनको बाकायदा डिटेल्ड क्वेश्चन किया गया एंड ही स्टूड बाय द रिपोर्ट। डॉक्टर अदनान खान नहीं, अदनान खान जो हैं ये इनके डॉक्टर उमर रंधावा एडिशनल डायरेक्टर ऑफ स्नैप थे, कमर शहजाद फाफड़ा डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन नैब, मोमिन आगा सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, डॉक्टर महमूद अयाज प्रिंसिपल ऑफ सिम्स एंड हेड ऑफ ऑफिशियल मेडिकल, जो ऑफिशियल मेडिकल बोर्ड के हेड थे, उनको क्वेश्चन किया गया। उन्होंने भी इसको कहा, बड़ी डिटेल डिलिब्रेशन हुई। इसमें यह भी लिखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक हमारा सेशन हुआ। शाम तक नहीं, रात 11, सुबह 10 बजे से रात 11 तक आप लोगों ने मेहनत की भेजने के लिए। नहीं देखिए, ये भेजने के लिए बात की जा सकती है। जब इस पूरी मेडिकल बोर्ड की डिलिब्रेशंस हमने सुन ली, पूरे दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स सुन लिए, हम अपनी सिफारिशा, ये कैबिनेट की सब कमेटी है, हम अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थे वो अब कैबिनेट के सामने लेके गए। मैंने और फ़ारूक नसीम साहब दोनों ने हमने उसको कैबिनेट को ब्रीफ किया कि हमने डिटेल डिलिब्रेशंस की हैं, उसके मुताबिक इनको ये मर्ज़ है, इसका इलाज बाहर से हो सकता है, मेडिकल बोर्ड इनको सपोर्ट कर रहा है और ये अब इसके बाद फ़ैसला कैबिनेट ने करना है। अच्छा, जब वहाँ पे जब डिटेल डिस्कशन हुई और जिस तरह ये फिर 2 साल सारा कुछ हो गया, मैं अब इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। कैबिनेट का डिसीजन क्या था? कैबिनेट का डिसीजन था कि इनको बाहर जाना दिए जाए, इनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लिए जाएं 7 अरब रुपए के, क्योंकि उस वक्त भी डिस्ट्रस्ट था, हमें डिस्ट्रेस था। अगर हम किसी के कहने पे ये कर रहे होते, कुंडी तो आप लोगों ने खोली ना, फिर वो दरवाजा खोल के निकल गए। हमने तो उसमें एक शर्त लगाई। अच्छा, जिस मेडिकल बोर्ड का आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, वज़ीर आज़म ने हमारे खुद इंटरव्यू में कहा कि जनाब हमें आंखों में धूल झोंक के नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और प्राइम मिनिस्टर को रिग्रेट है, एम्बेरस फील करते हैं। आपको भी कोई एम्बेरसमेंट है इस हवाले से? और क्या इन डॉक्टर्स को आप दोबारा बुला के पूछेंगे कि जनाब मियाँ साहब तो 50-50 मिनट की तकरीरें कर रहे हैं वहाँ से बैठ के, हशाश बिशाश, आप 50 मिनट नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते जिस तरह माशाल्लाह मियाँ साहब जिस एनर्जी विगर के साथ बोल रहे हैं, तो इनको बुला के इन डॉक्टर्स के आप पूछेंगे कि ना आपके लाइसेंस कैंसिल करें? मेरी तो खुराकें वो वाली नहीं जो मियाँ साहब की हैं। देखिए, बात यह है कि 2 चीज़ें हैं, हमें कानून के तहत उस प्रोसेस के ऊपर अमल करना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वाक़े के बाद हमारी हालत भी वही है जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे ऊपर बड़ी अच्छी बात की थी कि जो इस शख्स ने किया है, इस निज़ाम के साथ, इस पूरे सिस्टम के साथ, इन इदारों के साथ, वो वहाँ बैठा हंस रहा है और हम इस वक्त हाथ पे हाथ। वो शख्स अकेला था या उसके सहूलतकार थे? बिल्कुल सहूलतकार होंगे, ये तो अकेला तो कर ही नहीं सकता ना, ये तो पूरे इसके साथ सहूलतकार होंगे। बाहर बैठ के हंस रहे और सहूलतकार पाकिस्तान में ही है। बिल्कुल सहूलतकार होंगे, यहीं कहीं बैठे। नाज़रीन, साबिक DG ISI उस वक्त कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने 2015 में वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की का सफ़र आगे करना है तो वाइट कॉलर क्राइम और इसके जो नेक्सस हैं और सिस्टम के अंदर जो इसके टेंटिकल्स फैले हुए उसको काउंटर करना है। और इसको इफेक्टिवली जब तक वो रहे उन्होंने काउंटर भी किया कि सिस्टम में जो इनग्रेस थी उसको रोकना किस तरह से, उसके खिलाफ लड़ाई करनी है। क्या कहा था, आइए देखते हैं। There is also urgent requirement to go after white collar crime and sever their linkages with criminality. और सिस्टम वाली भी अदील साहब जरा चला दें कि किस तरह सिस्टम में इनग्रेस है इनका। We are challenging their facilitation networks, we are challenging their financial lifelines, we are also challenging their ability to manipulate systems. And their ability to manipulate the systems. तो manipulating the systems की ability अभी तक फिर मौजूद है। एक वफा लेते हैं नाज़रीन। मैं चाहूँगा इसी से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलें इसी पे आते हैं नाज़रीन। ना सिर्फ ये बशीर मेमन साहब ने, साबिक DG FIA, उन्होंने चंद अहम बातें की हैं। मौलाना फजलुर रहमान और PDM जो उन्होंने जलसे जुलूस अनाउंस किए हैं उसकी फाइनेंशियल पाइपलाइन क्या है, क्या हुकूमत ने इस हवाले से कोई तहकीकात की हैं? एक वफ़े के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले सिस्टम को मैनिपुलेट करने की, सिस्टम के अंदर जो इनग्रेस थी उस हवाले से एक जंग की बात हो रही थी, लेकिन मेरे ख्याल सिस्टम तो आज भी मैनिपुलेट हो जाता है जैसा कि हमने देखा।
देखिए अर्शद, सिस्टम के अंदर इनग्रेस और सिस्टम को मैनिपुलेट वही शख्स करता है या वो धड़ा कर सकता है, वो गैंग कर सकता है जो सिस्टम का हिस्सा रहा हो। अब अगर आप ये नून लीग को देख लीजिए, को 30 साल से सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। पंजाब में आप देख लीजिए मेजर अपॉइंटमेंट्स, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, जजेस की हो, इसके अंदर आपकी पुलिस की हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किसी जगह भी हो, इसके अंदर इनकी बड़ी इनग्रेस है। और ये मैं इसमें कोई लगी लोग छोड़ गए, सहाफत भी है, हर चीज़ है। मैं हर उसमें एक पूरा दरबारियों का गैंग है, ग्रुप है। किसी को चेयरमैन पेमरा लगा दो, किसी को चेयरमैन पीटीवी लगा दो, किसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगा दो, किसी को कंसल्टेंसी दे दो। अर्शद, ये सारे सर्टिफाइड हैं, ये सारे सर्टिफाइड हैं कोर्ट से। ये सारे जो हैं, चाहे वो चेयरमैन पेमरा था या पीटीवी का एमडी था, वो सारे सर्टिफाइड हुए हैं। लेकिन आपने रिकवरीज भी नहीं की। देखिए रिकवरीज तो वो जो सिस्टम के तहत रिकवरीज उनसे हो भी रही हैं। हम लड़ किससे रहे हैं? शायद हम लड़ रहे हैं निज़ाम के खिलाफ। उस निज़ाम की एक ताज़ा तरीन मिसाल है, पता नहीं आप उस तरफ जाना भी चाहते थे, मैं खुद उसकी बात कर देता हूँ, बशीर मेमन। अब वो निज़ाम की DGFI रहे हैं, एक अच्छे ऑफिसर थे। देखें बहुत अच्छे ऑफिसर थे, उनके मीडिया के साथ बड़े ताल्लुकात थे, आपको भी बहुत सारी खबरें देते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखें, अगर कोई शख्स कसूरवार है तो वो मैं हूँ। देखिए मैं अब इस बंदे की आपको बताता हूँ। ये जो शख्स है, ये शुरू में तो ये चूँकि इनका ताल्लुक सिंध से है तो इनकी PPP वालों के साथ बड़ी थी। ही फेल आउट विद PPP लीडरशिप, ठीक, और फेल आउट टू द एक्सटेंट कि उनके साथ दुश्मनी पैदा हो गई। ये वहाँ से भाग के आए और इधर उन्होंने पनाह हासिल की नून लीग में आके। नून लीग में जब आके उन्होंने पनाह हासिल की तो कैरियर पुलिस ऑफिशियल रहे हैं, आपको अभी जान हथेली पे लेके लड़ते रहे डाकुओं के साथ। बिल्कुल, जान हथेली पे लेके वो जितना लड़ते रहे। अब मेरी जरा अर्ज तो सुन लीजिए। उसके बाद ये आते हैं IB में, और IB में से आके ये फिर इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में अभी रिसेंटली एडमिट किया है कि नवाज शरीफ साहब ने इनको अपने हाथ से AJK में IG लगाया। वहाँ से ये बेसिकली फवाद हसन फवाद के मुरीद हुए और ये आगे लग गए थ्रू शाहिद खाकान अब्बासी DGFIA। अब जब ये DGFIA हमें तो विरसे में मिले थे, हमने इनको देखा। अब ये इस वक्त मुझे एक बात, अकाउंट्स इतनी अच्छी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की जिस पे सारे एक चीज़ रेफरेंसेस बने हुए हैं। अभी फेक अकाउंट्स के ऊपर दो चीज़ें बड़ी मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि फेक केस अकाउंट केस की इन्वेस्टिगेशन इन्होंने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैं समझता हूँ इन इट्स विजडम उन्होंने इनको इस तहकीकात का सरबराह नहीं लगाया। वाई? बिकॉज हर किसी को पता था कि बशीर मेमन का पर्सनल वेंडेटा है। हमें इस तरह की बातें जो होती हैं नहीं करनी चाहिए। बशीर मेमन साहब ने एक तोहमत लगाई। आज मैं आपको कुछ सच्ची बात बताना चाहता हूँ। बशीर मेमन साहब का पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा मुखालफत का सिलसिला था। चूँकि ये विंडिक्टिव थे, इनके भाई इलेक्शन लड़े थे मखदूम ये जो थे हमारे अमीर फ़हीम के जो साहबजादे थे उनके मुकाबले में, और उससे पहले उनके भाई के ऊपर 3 से 2 के FIR कटी हुई थी। उनको ये था कि जरदारी साहब ने कटवाई है। इसके बदले में ये इतना नॉन सीरियस आदमी था। जब यहाँ पे फेक केस के बाद नैब पे मुकदमा शुरू हुआ तो उस मुकदमे के बाहर जब यहाँ पे कुछ लोगों ने जुलूस निकाला तो ये बड़े पम्प्ड अप मेरे पास आए कि जी इन लोगों को अरेस्ट करवाना चाहिए, इन्होंने बार। मैंने कहा यार क्या हो गया, ये अब किसको अरेस्ट करवाना चाह रहे हैं? एक वो मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं, सेनेटर हैं, उनको शहरी रहमान कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को अरेस्ट करो, मैं बताएं जर्नलिस्टों की लता पन दो। ये सुने, ये अब वो जो फरमा रहे हैं ये तो सारी झूठ है ना। इनका पर्सनल वेंडेटा था पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये बार बार उस चीज़ में करना चाहते थे। इस्लामाबाद पुलिस को कहते थे कि हम उनको कहें। मुझसे इन्होंने बड़ी दफ़ा कहा, मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी को किसी की पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नहीं किया जाए। मुझे बताएं हमारे दौर में कौन से पॉलिटिकल मुखालिफ की लतें पन्नी गई हैं? मैं आपको 110 तो वीडियोज़ दिखा सकता हूँ जहाँ पर नून लीग के ही दौर में जब ये इतने ईमानदार आदमी हैं, जब ये DGFIA थे, हमारे ऊपर तो डेली यहाँ पर पत्थर लाठीचार्ज होता था। देखिए बात ये नहीं, बात ये है कि वो जो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ के ऊपर उन्होंने कहा कि ट्रिजन का मुकदमा कर दो। भाई फेडरल कैबिनेट ने कहा है, PTI डजंट मिन्स वर्ड्स। मुल्क का वजीर दिफा एक बाहर की कंपनी से वाइल ही इज मिनिस्टर फॉर डिफेंस तनख्वाह ले रहा है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? वो किस ज़मन में ले रहा है? आज तक उस शख्स ने कौम को नहीं बताया कि वाइल वो कहीं पाकिस्तान से जाता नहीं है। 50,000 दिरहम माहाना उसको पैसे आ रहे हैं उसके अकाउंट में। कौन दे रहा है उसको? क्या वो किसी को राज बेच रहा है, कोई फैसिलिटेशन कर रहा है, कोई डिफेंस डील्स हो रही हैं? इसकी तहकीक करने के लिए उसको वफाकी काबीना ने कहा। आर्टिकल 6 के मुकदमे का नहीं कहा, वफाकी काबीना ने FIA को कहा बशीर मेमन इज़ नो वन। FIA को वफाकी काबीना ने ये कहा कि इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। 2 चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। एक तो ये है कि क्या ये आपके जो हल्फ है उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं है।
दूसरा ये है कि ये तहकीक की जाए ये कोई दुश्मन मुल्क के पैसे वाया मीडिया से तो नहीं हमारे वज़ीर दिफा को आ रहे थे, और उसके बाद जो भी ऑफेंस मेड आउट होता है उसके मुताबिक कार्रवाई हो। मुझे एक बात बताइए, अगर बशीर मेमन इतना अच्छा था उसने कार्रवाई नहीं की, बशीर मेमन को गए हुए कितना अर्सा हो गया, 8 माह हो गए, 10 माह हो गए, क्या FIA ने कोई उनके ऊपर ऐसा मुकदमा कर दिया? नैब ने तो बुलाया हुआ है, कल इसी मुकदमे में एसेट्स बुलाया के केस में बुलाया हुआ है, उनके एसेट्स की हुआ है। तहकीकात हो रही अपना है। इकामा लेके आए, अकामा लेके आए, आपके पास अकामा है, वो तो तमाम लोगों का अकामा है, ये तो पूरी जमात जो है अकामे वालों की है। बात ये है कि इस वक्त 87 बिलियन की भी बात गालिबन आई कि वो के इलेक्ट्रिक का कोई FIA ने खत लिख दिया था जिस वजह से वो प्राइवेटाइजेशन आगे नहीं चल सकी और प्राइवेटाइजेशन रुक गई, और प्राइम मिनिस्टर साहब कोट अनकोट के उस पर हवाले से भी काफी नाराज हुए। मैं इसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है, इनके पास कोई इस किस्म का सबूत है, वो सबूत लेके आए। लेटर लिखे हैं इन्होंने, टाइमिंग लेटर देखिए, अगर टाइमिंग जो लेटर लिखे हैं तो के इलेक्ट्रिक की किसी चीज़ के साथ वज़ीर आज़म का क्या ताल्लुक है मेरे भाई? मुझे एक बात बताइए, क्या बशीर मेमन के जाने के बाद से कोई ऐसी चीज़ मुख्तलिफ हो रही है जो बशीर मेमन सो कॉल्ड उसकी राह में रुकावट बन रहे थे? सबसे इम्पोर्टेंट बात अरशद ये है कि आप ये देखिए कि सुई गैस के वो 87 बिलियन रिकवरी प्रोसेस शुरू हो गया है। देखिए जितने FIA, देखिए 2 चीज़ें हैं, ये जो बार बार कहते हैं ना जी कि नैब के में ले जाएं, नैब में ले जाएं, ये बशीर मेमन पता नहीं किसको किस ट्रक की बत्ती के पीछे ला रहे। FIA का कानून है 1970 का बना हुआ कानून है, नैब का कानून है, नैब का कानून मजबूत है, रिकवरी कर सकता है। नैब के कानून में बड़ी सहूलतें मौजूद हैं जो आप इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सेक्शन 19 का नोटिस दे सकते हैं। FIA कानून में वो चीज़ें नहीं हैं, इसलिए ज़्यादातर मामलात नैब के पास जाते हैं। दूसरा, नैब के पास एक इख्तियार है सेक्शन 16 के तहत, वो कोई भी केस आपसे ले सकते हैं किसी भी तहकीकाती इदारे से, चाहे वो FIA हो या एंटी करप्शन हो, तो वो उस मामले में केसेस उनके पास चले जाते हैं। ये अपनी जो इनकी पर्सनल वैंडेटा था, अब बस इसके देखिए टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त किसको इंटरव्यू दे रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं, और कौन सी बात गढ़ रहे हैं, और किसके बयानिए को तकवीयत दे रहे हैं। जिन्होंने इनको लगाया था उन्हीं के बयानिए को तकवीयत दे रहे हैं। उसके बाद ये ख़ुद भी इस चीज़ को शाहिद हैं कि इस वक्त इदारे ये भी देख रहे हैं कि ये जो बशीर मेमन साहब थे, इनके किस किस्म के काम थे, किस किस्म के मामलात थे। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे आगे उन्होंने बात की है। बाकी इन्होंने जो बात की है वो आके अगर किसी चीज़ में सबूत साबित कर सके। आप कह रहे हैं आप बशीर मेमन साहब के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं? मैं कोई तहकीकात नहीं कर सकता, मुझे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मैं तो खांस भी नहीं सकता अपनी मर्जी से। मैं तो इदारे तहकीकात कर रहे हैं, इदारे तहकीकात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल तहकीकात करनी चाहिए। पहले आपने उन्हें पेंशन नहीं दी और अब आपने तहकीकात भी लॉन्च कर दी उनके खिलाफ। देखें, अगर उनको पेंशन नहीं दी, मुझे नहीं पता पेंशन दी नहीं दी, केस करना पड़ा उन्हें अब अदालत। अगर ये उनको लगता है कि उनको, मुझे नहीं पता अर्शद, तो अगर उनको पेंशन नहीं दी तो सबसे पहले तो सहाफ़ी को ये सवाल करना चाहिए था, आप इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पेंशन नहीं दी, आप उस वक्त क्यों नहीं बोले जब आपको, देखिए As an honorable officer he resigned, he refused to carry out the illegal orders. He did not resign, Arshad, he did not resign। मुझे पता है आपकी उससे हमदर्दी है, आपकी अटैचमेंट हो जाती है, जो भी आपका सोर्स होता है, लेकिन बात ये है हर बंदे से, हर अच्छी शख्सियत से हमदर्दी, आपके साथ भी हमदर्दी होगी। देखिए मेरे साथ भी होगी, लेकिन बात ये है कि एन ऑनरेबल मैन शुड स्पीक द ट्रूथ। जब उससे बात की जाती है 6 महीने बाद नहीं बोला, अगर इफ इज ऑनरेबल मैन देन ही शुड फॉलो द लॉ। 2 साल तक तो बात नहीं कर सकते मीडिया से, तो अभी क्यों बात कर रहे हैं? ऑनरेबल मैन को इस वक्त याद आया है जब अपोजिशन एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है, उनके नैरेटिव में जाके जंप इन कर रहे हैं। इस वक्त वो सख्त डरे हुए हैं, ही इज ट्राइंग टू मेंड हिज फेंसेस, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ सिंध में ज्यादतियां की। अच्छा, यानी उनकी बातें उनके डिनाई कर रहे हैं, कैबिनेट के इकामात। देखिए बिल्कुल वो एक तो झूठा आदमी है। थोड़ा सा और भी क्या कह सकता हूं, और भी कुछ मामलात हैं कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम, उन्होंने भी कहा है कि जी मौजूदा वजीर आजम पे वो भी FIR कटवाएंगे, और क्या कहा शाहिद अब्बासी साहब ने, आइए देखते हैं। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ, मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ है। ये पर्चा हो सकता है सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ? बिल्कुल हो सकता है, जाएँ कहीं पर्चा कराना है, उस पर्चे के अंदर कुछ होना भी चाहिए ना। मैं वैसे किसी TV पे बैठ के तो तलाता रहूँ तो इसका मतलब तो नहीं है कि मैं पर्चा कराना चाहता हूँ। आपके पर्चे के अंदर कोई चीज़ होना चाहिए ना, कोई मवाद होना चाहिए। होने को तो पर्चा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ हो गया था, लेकिन किस चीज़ का पर्चा कराना चाहते हैं? ये इस चीज़ का पर्चा कराना चाहते हैं कि इमरान खान के दौर में इनके केसों के ऊपर शफाफ तहकीकात हो रही हैं, तो मतलब किस चीज़ का पर्चा कराना? अच्छा, उन्होंने फिर पर्चा चलें वो पता चल जाएगा, शायद वो इसका जवाब दे देंगे। आपको बड़े गौर से पूरी नून लीग और पीपली सुनती है, खासकर शाहिद खाकान अब्बासी। हाँ, शायद हो सकता है जवाब भी दे दें, लेकिन उन्हें एक चैलेंज भी किया है आप लोगों को, और क्या चैलेंज दिया है, आइए नाज़रीन देखते हैं। हमारा तो खुला चैलेंज है कि सारे वफाकी वज़रा इमरान खान समेत शामिल हो इस पर्चे के अंदर, मुद्दई बने,
गिरफ्तार करें तमाम मुलजिमान को, खुली अदालत में पाकिस्तान के अवाम के सामने कैमरे लगाकर ट्रायल किया जाए, ताकि ये हकायक पता चले कि आज पाकिस्तान के वफादार पाकिस्तान बनाने वाले हैं, अवाम की तकलीफ रफा करने वाले हैं या अवाम को तकलीफ देने वाले हैं, मोदी की मदद करने वाले हैं। सर चैलेंज कबूल कर रहे हैं? देखिए, मैं तो चूँकि एक मेरा तहकीकाती जहन है, तो जो शख्स जिस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट उठाता है वो उसके पीछे वही कार फरमा होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने तो नहीं कराया FIR खुद ही एक हाइप कराने के लिए। तो जो तस्वीरें निकली हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ ज़्यादा अभी तक नजर आई। ये तो मुझे पता चला, पहले इनके नून लीग के भी शायद कुछ रहे होंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन बात ये है, मुझे एक बात बताइए, एक शहरी उठ के गया, उसने एक FIR करवा दी, अभी उस FIR के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद देखा जाएगा ऑफेंस मेकआउट होता है कि नहीं होता, किसको चलान किया जाता है, किसको चलान नहीं किया जाता। ये कोई इनका दौर नहीं है कि वो जो मॉडल टाउन का वाक़या हो और उसके बाद कुछ ना हो। यहाँ पे पुलिस भी इंडिपेंडेंट है, बाकी इदारे भी इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद से काम करते हैं, खुद कार निज़ाम है, कानून को फॉलो करते हैं। आज के डे एंड एज में इस तरह के काम नहीं हो सकते जिस तरह के ये करते थे कि निहत्ते लोगों पे गोलियां चलवाते थे लाहौर में। अच्छा, एक क्योंकि आप दाखिला के मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, कहीं ये बात आई है कि जी इतने बड़ी जब एक्टिविटी होती है और अपोजिशन करने जा रही है तो इसके लिए एक फाइनेंशियल पाइपलाइन भी चाहिए होगी यकीनन। तो ये जो फाइनेंसेस हैं वो कहाँ से अरेंज हो रहे हैं इतने PDM के लिए, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए, और ये जलसे जुलूसों का खर्चा कौन उठाएगा? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बसे पर्दा रह जाएं तो अच्छे हैं, लेकिन इनकी फाइनेंसेस के पीछे भी वही टीटियाँ हैं जो इनके बाकी फाइनेंसेस के पीछे हैं। तो ये तो बड़ी एक हमारी नज़र में है, कौन कहाँ से पैसे भेज रहा है, इनके कौन से पुराने दोस्त, किस किस्म का एजेंडा, कौन सा बयानिया इस मुल्क में लाना चाहते हैं, वही आज इनको डिफरेंट वाया मीडिया के साथ फंडिंग भी कर रहे हैं, वो सब हमारी नज़र में है। लेकिन हम चूँकि एक जमहूरी मुल्क हैं, हम इनको पूरा मौका देंगे। मेरी तो पूरी एडवाइस भी है, एक पूरा वो एक मशवरा दिया है मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कि जी वो ये आ जाए, हम इनको कंटेनर देंगे। वो एक गाना भी है ना, गड्डी और पेट्रोल वाला तो हम तो उस ऊपर है, आए अपना शो पूरा करें, जहाँ करना चाहें, बस थोड़ा सा लोगों का ख्याल कर लें, लोगों को पागल मत बनाएं। कुछ अपने बिजनेसमैन दोस्त हैं जो कि फेक अकाउंट्स और TT में इनकी मदद भी करते रहे, वो भी आपकी नज़र में है कि कोई बिजनेसमैन भी फंड कर रहे हैं? नहीं, इस दफ़ा तो ये बिजनेसमैनों से बहुत ऊपर चले गए हैं, एक मुल्कों तक बातें चली गई हैं। तो अभी तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इनको कहाँ से और कौन एक नहीं 3-4 ममालिक तक मेरा ख्याल आपका इशारा होगा। 3-4 ममालिक तक हैं, और कुछ इनके वो जो कैश बॉयज़ भी हैं वो भी बड़े हरकत में हैं, इस वक्त कैश लेके घूम फिर रहे हैं। अच्छा, कुछ इनकी ना वो लोग भी हैं जो इस वक्त इस मामले को कैश करने के लिए उधर पड़ते हैं। तो रेंट ए क्राउड वाला इस वक्त सीन चल रहा है। आज भी एक रेंट ए क्राउड के सिलसिले में एक मुलाकात लाहौर में हुई है, उसमें भी नाप तोल हो रही होगी कि कितना लगेगा और क्या होगा और कौन देगा और कौन से ब्रीफ केस में कौन से पैसे आए। हिस्ट्री बड़ी हुई, असर खान केस देख ले, ये तो पैदावार ही ब्रीफ केसों की है, छांगा मांगा और ब्रीफ केसेस और कैश बॉयज़ का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया, वो एक नासिर जंजवा साहब थे, वो भी कोई पैसे शैसे लेके गए थे। जज ब्लैकमेलिंग केस का क्या बना? देखें, अब उसमें भी आप तो चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं, आप अपने अदील राजा से पूछें, वो जो कि पिंडी के रहने वाले हैं और पिंडी के लोग बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं जंजुआ साहब को भी, और उनके क्या मामलात थे बशीर मेमन साहब से, और उनको कौन से फ़ायदे पहुँचाए गए और किस तरह से पहुँचाए गए। ये भी वक्त आने पर इसके ऊपर इंशाल्लाह हम राज से पर्दा उठाएँगे कि किस तरह से जो सिस्टम के अंदर इनग्रेस है, जो सिस्टम को इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, और वक्त आने पे अपने उन्हीं आलाकारों को इस्तेमाल किया जाता है, और इस में हमाम में फिर सब एक साथ हो जाते हैं। तो जज साहब का जो एफिडेविट था, अभी उन्होंने दोबारा भी एक दरख्वास्त दिया हाई कोर्ट में, उसमें जज साहब तो फारिग हो गए, सारा कुछ हो गया। जो ब्लैकमेलिंग का नेक्सस था, जिसने वो वीडियो प्रोक्योर की, जिसने पैसे दिए, जिसने उस वीडियो का इस्तेमाल किया, जिसने मुलाकातें की, वो केस कहाँ तक पहुँचा? देखिए, वो केस इस वक्त FIA की ही जो टीम है उसके पास वो तहकीकात में हो रहा है। अब उसमें मसला ये है कि उस केस में एक शख्स है नासिर जंजुआ, एक शख्स था ये नासिर भट्ट, वो बड़ा मरकज़ी किरदार है, वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल है, उसके ऊपर मल्टीपल केसेस थे पिंडी में मर्डर के। अभी रिसेंटली भी एक केस है जिसमें शायद उसका कोई इंटरपोल से वारंट भी इशू हुआ है। इस तरह के मुख्तलिफ जो करैक्टर थे इसके अंदर, एक वो लाहौर के शायद मियाँ रज़ा था, ये तमाम करैक्टर्स इन्होंने मौके से पहले फ़रार किए, वो पाकिस्तान में नहीं हैं।
उनको वापस लाने की भी कोशिश की जा रही है, उसके बाद ही फिर ये केस आगे चल सकेगा। लेकिन जो वीडियो प्रोक्योर की वो कानून लीग के लोग भी उसमें आते हैं। आपने लाहौर के एक साहब का नाम लिया, कैप्टन सफदर साहब ने क्या वो मरियम बीबी को दी, फिर हुसैन नवाज का रोल आता है, नवाज शरीफ साहब का। कैप्टन सफदर तो इधर है, मरियम बीबी इधर है, उनसे कोई तहकीकात प्रोग्रेस हुआ? जो तहकीकात होती है, जो तहकीकाती इदारे हैं, मैं ये समझता हूँ इस केस के अंदर उन्हें मरियम का भी बयान लेना चाहिए। मेरी इतला के मुताबिक बाकी तमाम लोगों का बयान हो चुका है, जिसमें ये बशमूल वो तो पत्थर इतने नून लीग वाले मारते हैं, उनको तो डर के मारे नैब ने दोबारा बस यही देखें, यही तो सबसे बड़ा मसला है। ताकि मेरी इतला के मुताबिक जितने बाकी लोग हैं वो इसमें मेन किरदार मरियम नवाज का उसको नामजद कर चुके हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जी हमें इस वीडियो और इसकी प्रोक्योरमेंट के बारे में कुछ इल्म नहीं है। जस्टिस कयूम वाले वाक़े में भी इनके साथ कुछ नहीं हुआ था। जो मेन जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी बनाई कि जी इस्तेमाल करना है, किस तरह से सैफुर रहमान सुप्रीम कोर्ट हमला केस में भी जो मरकजी मुल्ज़मान थे उन तक कोई नहीं पहुंचा, छोटे मोटे 2-3 एम्पियर के हुआ। इस केस में भी जो मरकजी जिन्होंने फ़ायदा लेने के लिए पूरे कंसीव किया इस कॉन्स्पिरेसी को, ब्लैकमेलिंग, उनका कुछ नहीं हो रहा। देखिए, उसके ऊपर बिल्कुल काम हो रहा है। जिस तरह से मैंने पहले कहा है, माजी में ये बचते रहे हैं निज़ाम के साथ। इनकी जो भी NRO होती रही, इस दफ़ा इनके NRO का कोई चांस नहीं है। पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो बार बार जो कोशिश हो रही है, अभी ये FATF के अंदर वो जो 34 टांके आपके सामने आए थे जो इन्होंने नैब के कानून में लगाने की कोशिश की थी, वो एक इनकी बिल्कुल समझे ना बिल्कुल यहाँ हो गए। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के बिल में जो करने की कोशिश की, और उसके बाद ये जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसके बाद से अभी एक नई सो कॉल्ड तहरीक शुरू कर रहे हैं, इसमें भी नाकाम होंगे हम इनको किसी सूरत। और जब इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो आपके सामने लाहौर नैब का वाक़या मौजूद है कि पथराव करते हैं, पूरे लेस होके आते हैं और फिर मजलूम बन जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं और वफ़ा बाद आज चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी हुई। नेवी की नए नेवल चीफ आए PNS ज़फ़र में, और आउटगोइंग नेवल चीफ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, खुशखबरी दी पाकिस्तान के हवाले से। क्या थी, एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान नेवी के नए सरबराह चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद न्याजी ने ओहदा बाकायदा तौर पर संभाल लिया, और आउटगोइंग नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र अब्बासी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है वहाँ पे गैस के इतने ज़खायर मिले हैं, पोटेंशियल ज़खायर, कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क हो सकता है इन ज़खायर के हवाले से। क्या कहा, आइए देखते हैं। I am happy to inform that preliminary results of these surveys are promising, which place Pakistan amongst top nations with respect to natural gas resource potential. To be exact, it is 4th in the world ranking. जी नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान के दिफा पे भी काम हो रहा है, ये वाली चीज़ें भी हो रही हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करनी है, ब्लू इकॉनमी कैसे, साथ साथ एक थ्रेट परसेप्शन भी है ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे अपनी परवाज़ें भी की। सब क्या इस हवाले से कोई ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे थ्रेट ज़्यादा है? क्योंकि लास्ट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया आया था कि कॉम्बैट रेडीनेस का कहा गया था। बिल्कुल सब, जो स्पेशली जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर तो हमें थ्रेट हमेशा रहता है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा हाईलाइटेड थ्रेट है। और जो जियो ग्लोबल इस वक्त सिचुएशन है हमारे इस इलाके में, और आपको पता है कि इस वक्त 2 और ममालिक हैं जिनकी बड़े इस वक्त हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं। तो उस सारे इशू के अंदर और जिस किस्म के हम घिरे हुए हैं मुख्तलिफ दुश्मनों के बीच में, तो ये थ्रेट परसेप्शन है और हमारी बिल्कुल प्रिपेयर्डनेस है। और इंशाल्लाह हमारी अपनी अफवाज जो हैं, हमें उनकी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है। क्योंकि आपने देखा है कभी कुछ अर्सा पहले ही जो दुश्मन मुल्क ने एक वो कोशिश की थी और डेस्परेशन में थी, उन्हें नाको चने चबाए गए। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, मुशीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।